नमस्कार। यूएसटी न्यूज पर सबका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पढ़ लिया कि आज हम विश्लेषण कर रहे हैं उपचुनाव के ऊपर। 13 तारीख को चुनाव है और चुनाव प्रचार समाप्त हो चुके हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार में हो रहे 4 विधानसभा उपचुनाव में कुल 38 प्रत्याशियों का भविष्य दांव पर लगा। सबसे ज्यादा प्रत्याशी बेलागंज से, जिसमें कि 14 प्रत्याशी अपना भाग्य जमा रहे हैं, और सबसे कम प्रत्याशी रामगढ़ से। वहां केवल 5 लोग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा इमामगंज में 9 और तरारी में 10 प्रत्याशियों का मुकाबला है। उपचुनाव में सबकी प्रतिष्ठा, सबकी साख दांव पर लगी हुई है, क्योंकि अगले साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इसे सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। उपचुनाव में ही कई पुराने समीकरण ध्वस्त हो गए और अब हम बारी बारी से चर्चा करेंगे चारों उपचुनाव के क्षेत्रों पर। सबसे पहले हम बात करते हैं जहां से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी की बहू व बिहार के प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुकात रखने वाले मांझी परिवार की प्रतिष्ठा साख दांव पे लगा हुआ है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इमामगंज 7 पहाड़ी नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। पहले यह नक्सल से प्रभावित क्षेत्र होता था, लेकिन आज चुनाव प्रचार हो रहे हैं और इमामगंज की जनता बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा ले रही है। इमामगंज औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, लेकिन मैं बार बार आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि दीपा कुमारी उर्फ दीपा मांझी जो हैं, जो जीतन राम मांझी जी की बहू है, पुत्र बहुधू हैं, उनकी जीत इतनी आसान नहीं है। उनके सामने राष्ट्रीय जनता दल से रोशन कुमार चुनाव मैदान में है, तो वहां AIMIM
से कंचन पासवान भी चुनावी मैदान में है और दीपा कुमारी जी को जितेंद्र पासवान जनसुराज पार्टी से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। और इस तरह देखा जाए तो इमामगंज इकलौता एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां चौतरफा मुकाबला हो रहा। एक तरफ हम, दूसरे तरफ राजद, तीसरे तरफ जनसुराज और चौथे तरफ AIMIM। अगर जातीय समीकरण की बात किया जाए तो ऐसे तो यह सुरक्षित क्षेत्र है, सुरक्षित सीट है। यहां से आरक्षित समाज के लोग ही चुनाव में भाग ले सकते हैं और यहां सबसे ज्यादा जनसंख्या मांझी समाज का। यही कारण है कि दीपा मांझी जी को चुनाव लड़ने में थोड़ी सुविधा महसूस होगी। दूसरे नंबर पर दांगी समाज और कोयरी समाज आते हैं और इमामगंज में तीसरे नंबर पर यादव समाज का भी बोलबाला है, इसलिए राजद भी टक्कर देने में सक्षम है। और जनसुराज पुराने समीकरण को ध्वस्त करने में विश्वास रख रही है, इसलिए इमामगंज का चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चुका है। अब हम बात करते हैं दूसरे क्षेत्र की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेलागंज की। बेलागंज में स्वयं मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के उम्मीदवार मनोरमा देवी मुकाबला में है। मनोरमा देवी पिछले कुछ दिनों से चर्चा में थी, क्योंकि उनके यहाँ छापेमारी में कुछ अकूत संपत्ति प्रशासन के द्वारा जब्त किया गया था। बावजूद उसके सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवार होने के नाते मनोरमा देवी की जीत की दावेदारी भी मजबूत होती है। और चुनाव प्रचार के दौरान देखा गया कि जदयू के अधिकांश वरिष्ठ नेता मनोरमा देवी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने का कार्य किया। वहीं मनोरमा देवी की टक्कर जनसुराज के उम्मीदवार मोहम्मद अमजद जी के साथ हो रहा है। क्षेत्र में मोहम्मद अमजद जी का भी जनता का समर्थन, सहयोग भरपूर मिल रहा है और इस क्षेत्र में राजद का माई समीकरण को नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि मोहम्मद अमजद जी मुस्लिम समाज से आने के कारण उन्हें अपने मुस्लिम समाज के वोट का विश्वास है। वहीं
सवर्ण समाज, यादव समाज भी मोहम्मद अमजद जी को वोट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बेलागंज में राजद कमजोर है। पिछले चुनाव में बेलागंज से राजद प्रत्याशी की जीत हुई थी और इस बार राष्ट्रीय जनता दल ने बेलागंज से विश्वनाथ कुमार सिंह जी को टिकट देकर मुकाबला को दिलचस्प बनाया है, त्रिकोणीय बनाया है और अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय जनता दल का गढ़ माने जाने वाला क्षेत्र रामगढ़ का। कैमूर जिला का यह क्षेत्र पिछले कई चुनावों से राजद का गढ़ माना जाता है और जातीय समीकरण की बात की जाए तो रामगढ़ में राजपूतों की जनसंख्या बहुत अच्छी तादाद में है और यही कारण है कि यहाँ से राजद के नेता जगदानंद सिंह जी का क्षेत्र माना जाता है और रामगढ़ में जगदानंद सिंह जी का साख दांव पे लगा हुआ है और यहाँ पर जगदानंद जी का पुत्र अजीत कुमार सिंह जी स्वयं राजद के टिकट पर लालटेन लेकर चुनावी मैदान में सबको टक्कर दे रहे हैं। वहीं राजद को टक्कर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी पूर्व विधायक अशोक कुमार सिंह जी को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन एक नई रणनीति के तहत जन स्वराज पार्टी ने भी कुशवाहा समाज से सुशील कुमार सिंह जी को रामगढ़ से उम्मीदवार बनाकर मुकाबला कांटे का बना दिया और यहाँ पर राजपूत के बाद मुस्लिम की जनसंख्या है और तीसरे नंबर पर यादवों की भी जनसंख्या बहुत अच्छा है। यही कारण है कि राजपूत और यादव मिलकर अक्सर यहाँ पर विजय का पताका लहराते रहते हैं। लेकिन बसपा ने यादव समीकरण को साधते हुए सतीश कुमार सिंह यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। इस तरह से हमने देखा कि बिहार के उपचुनाव में 3 क्षेत्रों में लगभग सभी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और अब हम चौथा और अंतिम विधानसभा के हालात पर चर्चा करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तरारी के उपचुनाव की। तरारी में किनके बीच टक्कर है तो तरारी की अगर हम जातीय समीकरण देखें तो यहाँ भूमिहारों की जनसंख्या अच्छे तादाद में है। उसके बाद दलित महादलित का वोट भी
महत्व रखता है और राजपूत, ब्राह्मण और यादव का भी यहाँ पर अच्छा खासा वोट बैंक होने के कारण मुकाबला दिलचस्प हो जाता है। तरारी में वैश्य समाज का वोट भी निर्णायक माना जाता है और यहाँ भाजपा ने अपना उम्मीदवार उतारा है विशाल प्रशांत जी। जी हाँ, हम आपको बता दें, जब विशाल प्रशांत जी नामांकन के लिए जा रहे थे तो उनके नामांकन में भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल मौजूद थे, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मौजूद थे और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद थे। तो इन दिग्गजों की मौजूदगी से यह स्पष्ट हो जाता है कि भाजपा के लिए यह क्षेत्र, यह चुनाव, यह सीट कितना महत्व रखता है। जैसा कि सर्वविदित है, विशाल प्रशांत जी नरेंद्र कुमार पांडे उर्फ सुनील पांडे जी के पुत्र हैं। पिछले कुछ दिन उनके एक तस्वीर वायरल होने से काफी चर्चा में था, लेकिन तरारी में भी तरारी की जनता जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी किरण सिंह, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको अपना चुनाव प्रचार के दौरान जनता का भरपूर प्यार और समर्थन मिला है। किरण सिंह पहले भी 2005 और 2010 में चुनाव लड़ चुकी हैं, उनके पास चुनावी अनुभव है और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के कारण तरारी के महिलाओं में उनकी अच्छी छवि है। किरण सिंह जी महिला को स्वावलंबी बनाने के लिए एक समाज सेवी के रूप में जनता के बीच में जाती रही हैं और उसका फायदा चुनाव में उनको मिल रहा है। किरण सिंह जी अपने चुनाव प्रचार के दौरान बुनियादी सुविधाओं की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, महिला आत्मनिर्भरता की बात करते हैं और चुनाव के अंतिम चरण के चुनाव प्रचार में किरण सिंह और आनंद मिश्रा जी जब प्रचार कर रहे थे तो उन्हें जनता के सहयोग से 300 गाड़ियों का एक लंबा काफिला दिखा, जिससे कि यह एहसास होता है कि किरण सिंह चुनाव परिणाम अपने पक्ष में करने में सफल हो सकती हैं और विशाल प्रशांत जी को एक मजबूत टक्कर मिल रहा है। इसके अलावा जैसा कि आप सब जानते हैं, यहाँ 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। तो भाजपा और जन स्वराज के अलावा इस क्षेत्र में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले भी हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है और कम्युनिस्ट पार्टी ने राजू यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। इस प्रकार यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला बन गया और इन 3 पार्टी के अलावा बसपा के सिकंदर कुमार, राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के उपेंद्र साहनी
और वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के नारायण सिंह भी चुनावी मैदान में जनता के बीच उपस्थित हैं। इन 6 पार्टी के अलावा 4 निर्दलीय प्रत्याशी रमेश चंद्र रवि, राजू यादव, राजेंद्र कुमार पाठक और एक और लालू प्रसाद यादव। जी हां, लालू प्रसाद यादव नाम के एक अन्य प्रत्याशी भी तरारी में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। तो इस प्रकार हमने प्रयास किया कि बिहार उपचुनाव के सभी 4 सीटों पर जो दिलचस्प मुकाबला हो रहा है उससे आपको रूबरू कराएं और आपको जानकर खुशी होगी कि बिहार में उपचुनाव में किरण सिंह सहित 5 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। एक किरण सिंह हो गई, दूसरा मनोरमा देवी जी हो गई और 3 अन्य महिला भी चुनावी मैदान में हैं। इस प्रकार जातीय आधार पे भी चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है और सीट 4 है और दावा कई दल का है, जैसे भाजपा 1, जदयू 2, राजद 3, जनसुराज 4, कम्युनिस्ट पार्टी माले 5, AIMIM 6, बसपा 7 और भी कई पार्टी हैं। लिस्ट लंबी है। लोकतंत्र है, सबको चुनाव में हिस्सा लेनी चाहिए। और 13 तारीख को क्या होता है? 13 तारीख के मतदान के बाद आपको 10 दिन इंतजार करना होगा और 23 तारीख को चुनाव परिणाम आने के बाद पता चल जाएगा कि 2025 की क्या संभावना है। क्या बिहार को जंगल राज से मुक्ति मिलेगी? क्या बिहार को अधिकारियों के शोषण से मुक्ति मिलेगी? क्या बिहार के युवाओं को पलायन से मुक्ति मिलेगी? क्या बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी? क्या बिहार के युवाओं को रोजगार करने के लिए बैंकों से सहयोग मिलेगा? ऐसे तमाम प्रश्न हैं जिसका उत्तर राजनीति में छुपा हुआ होता है और जब जनता एक अच्छा प्रतिनिधि चुनती है तो राज्य का विकास होता है और जनता अगर जातीय उन्माद में भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर वोट करता है तो क्षेत्र पिछड़ेपन की शिकार हो जाती है। और आप देख रहे हैं कि 30 साल पुरानी पार्टी, 20 साल पुरानी पार्टी, कई वर्षों तक बिहार पर राज करने वाली पार्टी को बहुत कम समय में कई पार्टी चुनौती दे रही है। AIMIM पार्टी भी बिहार में अपना भविष्य तलाश रही है। जनसुराज पार्टी भी बहुत कम समय में जनता के दिल में अपना एक विश्वास बना चुकी है और कहीं न कहीं बिहार के राजनीति में
चिराग पासवान, मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी आदि नेताओं को भी भूला नहीं जा सकता। वो भी चुनाव के दौरान अपने वोटरों के माध्यम से अपने समर्थकों की जीत पक्की कर सकते हैं। और हमारा यह विश्वास है, मैं पहले भी कहा हूं, कि बिहार का यह उपचुनाव जातीय आधार से ऊपर उठकर रोजगार के लिए, पलायन रोकने के लिए करेगी, ताकि बिहार विकसित बिहार बन सके। इसी कामना के साथ जय हिंद, जय बिहार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हम आपके बीच में बिहार के समस्याओं पर, बिहार के मुद्दों पर विश्लेषण करते रहें। जय बिहार।